Yes, my dear students, good morning. Today we will discuss formation of a company. You know, when we want to establish the company, then we should follow the following steps. First will be promotion, second will be incorporation, third will be capital subscription stage, and fourth step will be commencement of business. You know, we have already discussed about three steps. ठीक है, promotion, incorporation, capital subscription stage we have already discussed. So students, today we will discuss commencement of business. ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है commencement of business. कहते हैं what do you mean by the commencement of business? कहते हैं commencement of business step is also follow only a public company. You know, first two steps is also followed by a private company. It means a private company after incorporation can start its business, but a public company follow four steps. So four step को सिर्फ only और only एक public company क्या करती है, follow करती है. Commencement of business में कहते हैं जैसे एक public company पब्लिक से फंड रेज कर लेती है. कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में एक पब्लिक कंपनी ने क्या किया, पब्लिक से फंड रेज किया शेयर इशू करके. तो जैसे ही एक पब्लिक कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर लेती है, वैसे ही पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रार के पास बिजनेस को कमेंस करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म क्या करती है, सेंड करती है. यानी पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करती है कि वो उसको कमेंसमेंट लेटर इशू करे. कमेंसमेंट लेटर मीन्स बिजनेस को स्टार्ट करने का लेटर इशू करे. कहते हैं कमेंसमेंट लेटर इशू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक पब्लिक कंपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करती है. उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फॉलोइंग डिक्लेरेशन अटैच करती है, और रजिस्ट्रार अगर आपकी डिक्लेरेशन से सेटिस्फाई हो जाता है, देन रजिस्ट्रार आपको क्या करता है, एक कमेंसमेंट लेटर इशू कर देता है. जैसे ही आपको कमेंसमेंट लेटर मिल जाता है, वैसे ही पब्लिक कंपनी स्टार्टेड से बिजनेस. ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में कहता है आफ्टर फुलफिलिंग कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज इट मीन्स व्हेन ए पब्लिक कंपनी ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट एंड सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस, ठीक है, विच आर मेंशन या विच आर इशूड बाय द सेबी, then the public companies also apply to registrar for a commencement letter. For commencement letter, the public companies also fill a application form. Along with the application form, the following declaration is also attached by the public company. The first declaration. First कौन सी declaration है? A declaration that shares payable in cash have been subscribed. कैश में जो शेयर्स हमने इशू किए गए थे वो सब्सक्राइब कर दिए गए हैं, उनका अमाउंट भी हमें मिल गया. ठीक है, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव. मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव इट मीन्स हमने कैश में शेयर सब्सक्राइब कर दिए, एंड मिनिमम शेयर्स हमें क्या हो गए, रिसीव भी हो गए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कि जितने शेयर्स हमने इशू किए गए थे उनका 90% अमाउंट हमें रिसीव हो गया. एक रिटर्न डिक्लेरेशन तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये अटैच की जाती है कि जितने शेयर्स की हमने सेबी से परमिशन ली गई थी वो सारे शेयर्स हमने कैश में इशू कर दिए, उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी हमें रिसीव हो गया. एक रिटर्न डिक्लेरेशन आप ये सेंड करोगे. सेकेंड रिटर्न डिक्लेरेशन है डायरेक्टर्स जो कंपनी के होते हैं वो रिटर्न डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने जितने भी क्वालिफिकेशन शेयर परचेज किए हैं उन क्वालिफिकेशन शेयर्स पर हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट पेड कर दी है. इट मीन्स क्योंकि डायरेक्टर्स के लिए भी शेयर परचेज करना मैंडेटरी होता है, तो डायरेक्टर्स ने भी जितने शेयर्स परचेज किए उन शेयर्स पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट उन शेयर्स पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अमाउंट कंपनी को क्या कर दी है, पेड कर दी है. तो बेटा सेकंड रिटर्न डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स देते हैं. एवरी डायरेक्टर एक रिटर्न डिक्लेरेशन देगा, वी पेड ऑल अमाउंट, ठीक है, इन देयर ओन शेयर्स एप्लीकेशन एज वेल एज अलॉटमेंट. थर्ड एक डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग. थर्ड डिक्लेरेशन ये दी जाती है रिटर्न में कि किसी टाइप का कोई पैसा हमारा पेंडिंग नहीं है, सबने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट हमें क्या कर दी है, पे कर दी है. फोर्थ एक रिटर्न डिक्लेरेशन दी जाती है कि हमने जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है
वो ऑल ओवर लीगल फॉर्मेलिटीज हमने क्या कर दी है, फुलफिल कर दी है। अब बेटा क्या होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये 4 रिटन डिक्लेरेशन हम अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद हम रजिस्ट्रार के पास क्या कर देते हैं, उसको डिपॉजिट करते हैं। रजिस्ट्रार इन ऑल ओवर रिटन डिक्लेरेशन की क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, इट मींस इनको वेरीफाई करता है, इनकी ऑथेंटिकेशन, इनकी वैलिडिटी को चेक करता है। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड ऑफ ऑल द डिक्लेरेशन, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद ऑल द डिक्लेरेशन, देन रजिस्ट्रार क्या कर देता है, कमेंसमेंट लेटर कंपनी को इशू कर देता है। और जैसे ही रजिस्ट्रार ने कमेंसमेंट लेटर इशू किया, वैसे ही एक पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी 4th स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने का लेटर इशू करता है रजिस्ट्रार। उसके साथ उसको 1-4 डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, वो उनको चेक करता है, सेटिस्फाई होने पर कमेंसमेंट लेटर इशू कर देता है। सो आज हमने फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी की जो 4 स्टेजेज होती है, वो स्टेजेज हमने क्या कर ली है, फुलफिल कर ली है। ठीक है, और जैसे हमारी चारों स्टेजेज फुलफिल हो जाती है, देन यू कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। ठीक है, तो बेटा आज एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। ओके, ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक, important documents used in the formation of a company. It means बार बार हम कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम यूज कर रहे थे, अब हमारा टॉपिक भी आ गया कि when we want to formation of a company, then what documents we use, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे आप यूज करते हो। तो बेटा फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपका, वो आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड थर्ड डॉक्यूमेंट आपका आता है प्रोस्पेक्टस। थर्ड डॉक्यूमेंट कौन सा होता है आपका, प्रोस्पेक्टस। कहता है फर्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट। ठीक है, आज हम अपना आज के टॉपिक में फर्स्ट डॉक्यूमेंट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। The memorandum of association is very important document of our company. In this document, we define our objective and powers of the shareholders या members. The memorandum of association is very important document of the company. In this document, we define the power and objective of the company. ठीक है, या shareholders. इसमें हम शेयर होल्डर्स की पावर और कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। It is very important document of the company because on the behalf of this document the company is registered. If this document is not prepared by the company, then our company can't register from the registrar. ये इतना important document होता है कि इसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट कंपनी ने प्रिपेयर नहीं किया तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को चार्टर डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, चार्टर डॉक्यूमेंट। ठीक है, और कहते हैं ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये आउटसाइडर्स के लिए बनाया जाता है। ये कंपनी और उसके आउटसाइडर्स के रिलेशन को क्या करता है, शो करता है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोला जाता है। कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी और आउटसाइडर्स के रिलेशन को शो करता है। इसको हम, ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इन दिस डॉक्यूमेंट वी डिफाइन आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या अथॉरिटी या पावर ऑफ द मेंबर्स। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट द कंपनी registered. Without this document the company, we can't register our company, so it is very important document. We also say that this document is a charter document of our company. Okay, और कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑलवेज कंपनी और आउटसाइडर्स के रिलेशन को शो करता है, इसलिए उसको डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये तो था इसका मीनिंग। उसके बाद आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कौन कौन से कंटेंट्स है, कौन कौन सी उसकी क्लोज है। कहता देयर आर द 6 क्लोजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा इसमें एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, इसको कंटेंट्स भी बोल सकते हो, इसको क्लोजेस भी बोल सकते हो।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो फर्स्ट क्लोज है वो आती है नेम क्लोज, सेकंड विल बी सिचुएशन क्लोज, थर्ड विल बी ऑब्जेक्ट क्लोज, फोर्थ आता है लायबिलिटी क्लोज, फिफ्थ आता है कैपिटल क्लोज और सिक्स्थ आता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज। और बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम व्हाट डू यू मीन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन इट्स क्लोजेज। इट मीन्स जब भी आपका यूटी होगा तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके पेपर में फाइनल एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फाइनल है, जो भी है, बट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपका जो क्लोज आता है वो आता है नेम क्लोज। कहता है इन नेम क्लोज वी मेंशन द नेम ऑफ अवर कंपनी। इन फर्स्ट क्लोज आपको बता रही हूँ नेम क्लोज। कहते हैं नेम क्लोज we define the name of our company या we mention the name of our company. When we decide the name of our company, ठीक है, then we should follow the following rules and regulation. The name of our company should not identical to the existing company. The name of our company should not identical existing company से name, हमारी कंपनी का नेम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। एक पब्लिक कंपनी, ठीक है, यूज द लिमिटेड वर्ड और एक प्राइवेट कंपनी शुड यूज द प्राइवेट यानी पीवीटी लिमिटेड वर्ड यूज करे। उसके बाद कहता है एक पब्लिक कंपनी या कोई भी कंपनी अपने नाम के साथ किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या फेमस पर्सन के नाम पर अपनी कंपनी का नेम डिसाइड ही ना करे। हमारे किसी नेशनल सिंबल को फॉलो ना करे कोई भी कंपनी, किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पर अपनी कंपनी का नाम डिसाइड ना करे, किसी फेमस किंग या क्वीन के नाम पर अपनी कंपनी का नाम हम डिसाइड ना करें। When we follow all these terms and conditions and we decide the name of our company, ठीक है, then that name is also mentioned in our name clause. Before आपकी कंपनी का नेम प्रॉपर डिक्लेयर करने से पहले रजिस्ट्रार सारी ऑल ओवर टर्म्स कंडीशन को चेक करता है। इधर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई आपकी कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच नहीं हो रहा, देन रजिस्ट्रार आपकी कंपनी के नेम को अप्रूव करता है। तो बेटा फर्स्ट क्लॉज क्या आती है, नेम क्लोज। कहता है नेम क्लोज वो क्लोज होती है जिसमें हम अपनी कंपनी का नेम मेंशन करते हैं। लेकिन कहता है व्हेन वी डिसाइड द नेम ऑफ आवर कंपनी देन वी शुड फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या फॉलो करोगे आप कि आपकी कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लगाएगी, लिमिटेड वर्ड लगाएगी, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लगाएगी, पीवीटी लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। थर्ड, आपकी कंपनी का नाम किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या नेशनल सिंबल के नेम से मैच नहीं होना चाहिए। फोर्थ, आपकी जो कंपनी होती है कहते वो कंपनी, ठीक है, किसी फ्रीडम फाइटर के नाम से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। आपकी कंपनी का नाम, ठीक है, हमारे किसी जो किंग है, फेमस क्वीन है, उन सब के नाम पर भी आपकी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ वी फॉलो ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशन एंड वी डिसाइड द नेम ऑफ आवर कंपनी देन रजिस्ट्रार इज आल्सो वेरीफाई ऑल द कंडीशंस। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाई, ठीक है, ऑल द कंडीशंस, देन द रजिस्ट्रार अप्रूव कर देता है आपकी कंपनी का नेम, तो उसको नेम क्लोज बोला जाता है। कहने का मतलब होता है बेटा नेम क्लोज में हम अपनी कंपनी का नेम मेंशन करते हैं और जब नेम डिसाइड करेंगे तो ये रूल्स फॉलो करते हुए लिख देना 3-4। फिर आता है अल्टर। क्या अल्टर का मतलब चेंज करना। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना। क्या आप नेम क्लोज को चेंज कर सकते हो। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना। कहते हैं नेम वी कैन अल्टर द नेम क्लोज। वैसे तो देखो एक बार अगर आपकी कंपनी का नेम बहुत फेमस हो जाता है तो ऑब्वियस बात है उसको कोई चेंज नहीं करता। क्यों, उस नेम के बिहाफ पर आपकी गुडविल बन चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है आपकी कंपनी का नेम बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ और आप चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज योर नेम ऑफ द कंपनी। लेकिन कहता है जब भी कंपनी का नेम चेंज करते हैं तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड की परमिशन लेनी होगी, देन यू कैन चेंज द नेम क्लोज। ओके, देन द नेक्स्ट क्लोज आपकी आती है सिचुएशन क्लोज या इसको डोमिसाइल क्लोज भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लोज आती है वो सिचुएशन या डोमिसाइल क्लोज।
कहता सिचुएशन क्लोज वो क्लोज होती है जिसमें हम अपनी कंपनी का प्लेस मेंशन करते हैं कि हमारी कंपनी का हेड ऑफिस किस प्लेस पर सिचुएटेड है, क्योंकि जिस प्लेस पर हमारी कंपनी का हेड ऑफिस सिचुएटेड होता है उसी प्लेस या उसी स्टेट गवर्नमेंट से ही हम अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, कहता सिचुएशन या डोमिसाइल क्लोज वो क्लोज होती है जिसमें हम प्लेस मेंशन करते हैं कि हमारी कंपनी का हेड ऑफिस किस प्लेस पर सिचुएटेड है। जिस प्लेस पर भी हमारी कंपनी का हेड ऑफिस सिचुएटेड होगा उसी स्टेट गवर्नमेंट से ही हम अपनी कंपनी का क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, क्यों, अगर हमारे मान लो हेड ऑफिस यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हमारी कंपनी यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगी। अगर हरियाणा में है तो हरियाणा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, और बेटा हेड ऑफिस वो ऑफिस होता है जहां कंपनी की ऑल ओवर इंपॉर्टेंट बुक्स और सारी इंफॉर्मेशन वहीं से इश्यू होती है, उस ऑफिस को हेड ऑफिस कहा जाता है। और हेड ऑफिस कंपनी काफी सोच समझ के डिसाइड करती है क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट से होगा। और दूसरी बात आती है कि हेड ऑफिस में ही कंपनी अपनी ऑल ओवर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या सारी बुक्स या कुछ भी जो होता है वो हेड ऑफिस से इशू होता है। तो सिचुएशन क्लोज में वो क्लोज है जहां पर हम उस प्लेस का मेंशन करेंगे जहां कंपनी का हेड ऑफिस सिचुएटेड होता है। फिर आता है सिचुएशन क्लोज को क्या आप चेंज कर सकते हो, अल्टरेशन। यस, वी कैन चेंज द सिचुएशन क्लोज। अगर आप अपना हेड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड की परमिशन लेनी होगी, देन यू कैन चेंज। अगर आप उसी स्टेट के एक टाउन से दूसरे टाउन में आप अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी एक चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही टाउन में एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में आप अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, समझ आ रहा होगा, एक लोकेलिटी में रेवाड़ी है, ठीक है, और रेवाड़ी में मान लो आप सेक्टर 4 से मॉडल टाउन में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना होता है। रेजोल्यूशन का मतलब एक प्रस्ताव पास करना होता है। ठीक है, देन यू कैन चेंज योर हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस यानी सिचुएशन क्लोज को भी हम चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट टू चेंज। थर्ड जो क्लोज आता है बेटा वो आता है ऑब्जेक्ट क्लोज, नाम से भी पता चल रहा है। कहता ऑब्जेक्ट क्लोज मीन्स दैट क्लोज इन विच वी डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर कंपनी। ऑब्जेक्ट क्लोज वो क्लोज होता है जिसमें हम अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं। ठीक है, कि हमारी कंपनी किस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए सेटअप की गई है। देखो ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्ट होता है और एक एक्सिलरी ऑब्जेक्ट होता है जिनको सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। मेन ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको अचीव करने के लिए कंपनी को हमने सेटअप किया है, और बेटा एक्सिलरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उन ऑब्जेक्ट को एक्सिलरी ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट क्लास भी कहता है व्हेन वी वांट टू सेट अप द कंपनी देन फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन वी शुड फॉलो। क्या क्या रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने चाहिए। देखो आपका ऑब्जेक्टिव इलीगल नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव इमोरल नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जब भी हम अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो ये तीनों लॉ, ये तीनों रूल्स रेगुलेशन को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके बेटा, क्या ऑब्जेक्ट क्लोज को आप अल्टर कर सकते हो। यस, वी कैन अल्टर आवर ऑब्जेक्ट क्लोज। इसके लिए भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना होता है और आप अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज कर सकते हो, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थ आता है स्टूडेंट्स लायबिलिटी क्लोज। कहते हैं लायबिलिटी क्लोज वो क्लोज होता है जिसमें हम शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी मेंशन करते हैं। लायबिलिटी क्लोज वो क्लोज है जिसमें स्टूडेंट्स हम शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी मेंशन करते हैं। और यू नो देयर आर द 2 टाइप ऑफ लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, एक लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, कहता लायबिलिटी क्लोज वो क्लोज होता है जिसमें हम शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी मेंशन करते हैं। एंड यू नो दैट देयर आर द 2 टाइप ऑफ लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, एक तो लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उनके द्वारा लिए जाने वाले शेयर्स तक लिमिटेड रहेगी। लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उनके द्वारा लिए जाने वाले शेयर्स तक लिमिटेड रहती है।
इट मीन्स अगर आई परचेज द शेयर 1000 शेयर मैंने परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹10 यानी 10,000 रुपए के शेयर परचेज किए। आई हैव ऑलरेडी पेड टू कंपनी 5,000, देन मेरी लाइबिलिटी अनपेड अमाउंट तक क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी रिमेनिंग जो 5,000 है मेरी लाइबिलिटी सिर्फ इतनी रहती है। ठीक है, इट मीन्स मेरी लाइबिलिटी टोटल 10,000 अमाउंट कंपनी को पेड करने की है। चाहे कंपनी को करोड़ों का लॉस हो जाए, लेकिन मेरी लाइबिलिटी ओनली और ओनली 10,000 अमाउंट पे करने की है। इसको बोला जाता है लाइबिलिटी लिमिटेड बाई शेयर्स। मैंने ऑलरेडी भी एग्जांपल से आप लोगों को समझा दिया था ये पहले भी। ओके, और लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी में आप खुद गारंटी देते हो कंपनी को कि इतनी अमाउंट तक का लॉस मैं बियर करूंगा। जितनी आपने गारंटी दे रखी हो, गारंटी आप इसमें क्या कर देते हो, मेंशन कर देते हो। लाइबिलिटी क्लॉज में बेटा आपने जितने अमाउंट पेड कर दी ऑलरेडी कंपनी में वो भी मेंशन करते हो, जितनी अनपेड होती है वो भी लाइबिलिटी क्लॉज में आप मेंशन करते हो, इसी शेयर होल्डर्स की इतनी अमाउंट पेंडिंग है। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्लॉज में आप मेंशन करते हैं। अल्टरेशन, हाँ यस वी कैन अल्टर दिस क्लॉज। इसमें भी आप एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड की परमिशन लेके आप इसको क्या कर सकते हो, लाइबिलिटी क्लॉज को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, पर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जितनी अनपेड अमाउंट होती है उतनी अनपेड अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है कैपिटल क्लोज। जो आपकी 5th क्लोज है वो आपकी आती है कैपिटल क्लोज। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल क्लोज। कहता है कैपिटल क्लोज वो क्लोज होती है जिसमें हम कंपनी की अथोराइज कैपिटल मेंशन करते हैं। अथोराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है। जब एक कंपनी सेटअप होती है तो सेबी उसको कुछ कैपिटल अथोराइज करती है, और अथोराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जिस कैपिटल को कंपनी अपनी पूरी होल लाइफ में इश्यू करती है, उस कैपिटल को अथोराइज कैपिटल कहा जाता है। उसी कैपिटल में से कंपनी टाइम टू टाइम कुछ शेयर्स पब्लिक में इश्यू करती रहती है। बेटा जितने शेयर्स कंपनी पब्लिक में इश्यू करती है उन शेयर्स को इश्यूड कैपिटल कहा जाता है। उन शेयर्स को क्या बोला जाता है, इश्यूड कैपिटल। So capital clause में we mention the authorized capital of our company. Authorized capital is the maximum capital of the company which are authorized by the SEBI to our company. ठीक है, इन अथोराइज कैपिटल में से कंपनी सब पार्ट टाइम टू टाइम पब्लिक में क्या करती रहती है, इश्यू करती रहती है, तो बेटा उसको इश्यूड कैपिटल कहा जाता है। कई बार कहता है कि एक बार सेबी ने जो आपको अथोराइज कर दी कि भाई आप 10,000 शेयर इश्यू कर सकते हो, क्या वही मैक्सिमम होता है या अथोराइज कैपिटल भी चेंज हो जाती है। देखो अल्टरेशन में लिखोगे वी कैन चेंज अथोराइज कैपिटल। वैसे तो देखो ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि सेबी ने एक बार हमें हमारी कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग जो शेयर्स अथोराइज कर दिए, जनरली हम उन्हीं शेयर्स को इश्यू करते रहते हैं। ठीक है, वो कभी खत्म होते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि कंपनी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अथोराइज कैपिटल कम पड़ गई, तो आप सेबी से और अथोराइज करवा सकते हो शेयर्स। तो आप इसके लिए भी एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप अपने अथोराइज कैपिटल को भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा इसमें कंपनी अपनी अथोराइज कैपिटल मेंशन करती है जो सेबी ने हमें अथोराइज की है। ठीक है, और उसके बाद जब मैं आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल कराऊंगी, अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप, कॉल्ड अप, तो उस केस में भी मैं कैपिटल को थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है। वो आपके पेपर में नहीं आता, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए करा दिया जाएगा, अदरवाइज वैसे कभी भी 11th के सिलेबस में आता नहीं है। उसके बाद आता है 6th क्लॉज, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कहता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज कोई ऐसी क्लॉज तो नहीं है, वैसे हम इस क्लॉज को हम अल्टर भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो रिटन डिक्लेरेशन देते हैं कि वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ आवर कंपनी, वी परचेज क्वालिफिकेशन शेयर एंड वी हैव पेड ऑल अमाउंट, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू आवर शेयर्स, नो अमाउंट इज पेंडिंग। ठीक है, कोई अमाउंट हमारी पेंडिंग नहीं है, हमने ऑल ओवर अमाउंट अपने शेयर्स की पेड कर दिए कंपनी को। ये रिटन डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स कंपनी को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, और नीचे अपने साइन और अपना एड्रेस वगैरह प्रॉपर मेंशन करते हैं। बेटा उस क्लोज को एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लोज कहा जाता है। यानी कंपनी के डायरेक्टर्स की रिटन डिक्लेरेशन की जो क्लोज होती है उसी को एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज कहा जाता है। इस रिटन डिक्लेरेशन में वे डिक्लेयर करते हैं कि वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ आवर कंपनी, वी परचेज क्वालिफिकेशन शेयर, वी हैव ऑलरेडी पेड ऑल द अमाउंट विच आर रिलेटेड टू आवर शेयर्स। ठीक है, और नीचे अपने
साइन और अपना एड्रेस। दिस क्लोज इज कॉल्ड द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज, और वी कांट अल्टर दिस क्लोज। इस क्लोज को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा डॉक्यूमेंट था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, इसका मीनिंग लिखोगे। चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव और पावर मेंशन करते हैं। इसकी 6 क्लोजेज है। नेम क्लोज में नेम मेंशन किया जाता है, सिचुएशन में प्लेस मेंशन किया जाता है जहां हेड ऑफिस सिचुएटेड होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी अपना ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं, किस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी सेटअप की गई है, मेन होता है, एक्सिलरी होता है। लायबिलिटी क्लोज में कंपनी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी मेंशन करती है। कैपिटल क्लोज में कंपनी अपने अथोराइज कैपिटल मेंशन करती है, और एसोसिएशन में डायरेक्टर्स की रिटर्न डिक्लेरेशन होती है। ओके, तो देयर आर द 6 क्लोजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, जब भी आपका, और 6 मार्क्स में आता है, ऐसा भी नहीं है कि 1, 2, 6 या 3 में पूछ लिया, 6 मार्क्स में आता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 2 क्वेश्चन में से एक डेफिनेटली पेपर में आता है, या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन पेपर में आता जरूर है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand this topic. If you have any doubt, so please send message. Okay, thank you, take care.